चलो एक और मसला हल हो गया भाई। शाहीन आफरीदी, रिजवान बाबर, इन सब की मुलाकात भी हो गई, दोस्तियां भी हो गई, और अब ये लोग एक साथ खेलने के चक्कर में जैसे ही डंडा आया तैयार भी हो गए। लेकिन अभी भी इनको गारंटियां चाहिए कि हम बाबर आज़म के साथ रिजवान और शाहीन आफरीदी उस वक्त खेलेंगे जब बाबर आज़म ये गारंटी दे कि वो हमें टीम में खिलाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाबर आज़म को अभी कप्तान रखना है। तो यार ये पीसीबी की सर्जरी जो है, ये सर्जरी किसकी थी? सर्जरी उसको निकाला रज़ाक को और वहाब रियाज को। तो वहाब रियाज को निकालने के बाद उसकी परफॉर्मेंस पे उसको कोचिंग के एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेज दिया पीसीबी की तरफ से। यार ये क्या उल्लू बनाते हैं लोगों को। मतलब बाबर आज़म, रिजवान और शाहीन, इनके बगैर क्या टीम चल ही नहीं सकती? क्या क्रिकेट पाकिस्तान की हो ही नहीं सकती? ये किस तरह से इन्होंने अखज़ कर लिया कि अगर ये तीनों प्लेयर नहीं होंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नामुकम्मल रहेगी, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इनके बावजूद खेल सकती है। यार इनके साथ इनके होते हुए कौन सा पाकिस्तान मैचेस जीता है या अपनी रैंकिंग बेहतर की है, या फिर कोई पिछले 6-7 सालों में इनके अलावा कोई प्लेयर्स बनने वाले या नज़रों में आए हों कि यार चलो नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद ये प्लेयर्स होंगे जो आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमान संभालेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये खाना पूरियाँ जो हैं ये मतलब क्यों बार बार की जा रही हैं। यार या तो चुप रहो, कुछ नहीं करना है, जो कि सबको पता है आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय बातों के, तो बातें भी ना करो ना, क्योंकि बातों से भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। लोग बैठ के एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि ओ भाई कुछ होने वाला है, अच्छा है यार कुछ हो जाए, कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा है, चलो इस बहाने कुछ हो जाएगा। और वैसे भी यार इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट हासिल है पीसीबी चेयरमैन को, तो ये तो कर सकता है, ये तो स्ट्रॉन्ग आदमी है। स्ट्रॉन्ग आदमी से मुराद ये खुद नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये भी वही कर रहा है जो पहले वाले कर रहे थे। तो फ़र्क क्या है इसमें या पहले वाले में? कोई फ़र्क नहीं है। असल में हमारे यहाँ मेंटालिटी है, हमारे यहाँ मेंटालिटी ये है कि उसको कप्तान बनाओ जो दब के रहे। जो दबा के रहने वाला होता है उसको ये कप्तान नहीं बनाते। इन्होंने बाबर आज़म को पिछले 4-5 साल से जो कप्तान बनाया है और बना के रखा है, वजह उसकी यही थी कि वो दब रहा था। शाहीन आफरीदी को थोड़ी देर के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन वो थोड़ा सा मैच्योर नहीं है, मैच्योर इनफ नहीं है जैसे बाबर आज़म है, तो इसलिए वो उसको हटा दिया गया। या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस और बाबर आज़म की परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क था नहीं कप्तानी के लिहाज से। कप्तान दोनों ही बहुत बुरे हैं। वो तो चलो फिर भी कुछ एग्रेसिव फ़ैसले कर लेता है, कोई ऐसा काम कर लेता है जिससे लोग खुश हो जाते हैं कि यार चलो यार जान मार रहा है, ये कर रहा है। बाबर आज़म की तो जान ही नहीं है, उसमें तो दम ही नहीं लगता। मतलब सही बात है, वो जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि एग्रेसिव खेलने की, तो वो वहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हक देता है। तो मतलब कहने का ये है कि फिर इनको यहाँ से हटाओ, उसको लाओ, इसको हटाओ, इसको, वो भाई ख़त्म करो यार। ऊपर से वो देखो वावेला शोएब मलिक का, वो साहब क्या फरमा रहे हैं? वो साहब ये कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और अब मैं टीम में नहीं होऊंगा, मैं नहीं खेलूँगा। भाई आपको तो निकाले हुए टीम से बरसों गुजर गए। बल्कि मैं तो सही बताऊँ, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान जीता था ना, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी, हमारा एक चैनल होता था थर्ड मैन के नाम से, और उस पर मैंने ये बाकायदा तौर पे कहा था कि हफीज़ और मलिक ये दोनों अगर टीम में रहे तो आगे चल के सरफराज के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि ये लोग हैं फसादी, फितना, ये ग्रुपिंग करते हैं। और इनकी ग्रुपिंग क्योंकि पुराने हैं, वो ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप में लड़के इनके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद जो सरफराज के ख़िलाफ़ साजिश होगी, और वही हुआ, एज़ इट इज़ वही हुआ। इन्होंने साजिशें की, उसको निकाल के बाहर कर दिया, और उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। मतलब आप अगर उसको उठा के देखो ना कि उसके दौर में जो प्लेयर्स हैं वो यही हैं सारे जो बन के आज बैठे हुए हैं सुपरस्टार। एटलीस्ट उसने अपने ज़माने में लड़कों को मतलब एक बनाया तो सही ना, ये तो बना भी नहीं पाए। अच्छा, वो कहते हैं शोएब मलिक साहब कि मैं जो हूँ अब मैं टीम में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं जो हूँ रिटायर हो रहा हूँ। अबे भाई तुम्हें टीम में ले कौन रहा था? पता नहीं ये कौन सी खुशफहमियाँ इनको हासिल हो जाती है कि अभी भी टीम में खेलेंगे। यार अभी मैं देख रहा था वो जो लेजेंड क्रिकेट का फाइनल हुआ था, उसमें जो शोएब मलिक ने हरकत की है यार, 36 बॉलों पे 42 रन यार T20 में। यार ये कोई आप इस तरह से जीतेंगे मैच? इस तरह से मतलब पाकिस्तान जीतेगा मैच इंडिया के ख़िलाफ़? और इंडिया ने क्या दुर्गत बनाई थी इनकी, पठान ब्रदर्स ने, और ऊपर से वो खड़ा हो गया था क्या नाम है ओपनर साउथ का जो है बड़ा ज़बरदस्त उथापा, उसने रन्स किए। मतलब बहुत जो आ रहा है रन्स कर रहा है यार।
और हमारे यहाँ जो है वो रन्स ही नहीं हो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे विकेट जो है वो उसने ऐसी तैसी कर दिया आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि यार अब बस करो, अब बहुत हो गया, अब निकलो खामोशी से। ये लेकिन पता है कि ये रास्ते ढूंढते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से किसी ना किसी तरह से बोर्ड में घुस जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अब इनका वक्त पूरा हो गया भाई, इनको ये सोच लेना चाहिए कि अब आप घर जाओ, घर जाके बैठो। यहाँ ना आप कोई अच्छे क्रिकेटर थे और ना ही कोई आप आगे जाके कोई कोच अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप हैं फितने और फसादी जो लोग होते हैं ना, उनका काम जो होता है ना सिर्फ टीम में ग्रुपिंग करना होता है, जिसकी वजह से टीम को नुकसान होता है। तो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग करने वाला है उसे तो पहली फुर्सत में फारिग करना चाहिए, वरना फिर यही होगा जो बार बार होता आया है। कभी कोई किसी के ख़िलाफ़ करेगा, कोई किसी के ख़िलाफ़ साजिश करेगा और उसका असर क्या पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस हारेगा। अच्छा, ये तो शोएब मलिक थे जो मतलब अपना ड्रामा करके चले गए। अब बाकी जो क्रिकेटर्स हैं पुराने, अब वो क्या हरकतें कर रहे हैं। यूनुस खान, मैं उन्हें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझता हूँ और अभी भी समझता हूँ। मेरे ख़्याल में अभी वो उस तरह के क्रिकेटर्स में शामिल नहीं है जो एडवांटेजेस हासिल करते रहे पीसीबी से। लेकिन उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। पहले उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान को बनाओ, अब वो कह रहे हैं बाबर आज़म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है कि भाई एका रखो, टीम को टूटने नहीं दो, ग्रुपिंग नहीं करो इस वक्त, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये जो पावर है वो क्रिकेटर्स के हाथ से निकल के मैनेजमेंट के पास चली जाएगी। और ये चालाकियाँ जो है ना ये पहले भी करते हैं कि ये वक्त आने पे एक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से तो ये सारे एक ही हैं ना। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना तो ये जितनी भी करप्शंस हुई थी और जो फिक्सिंग होती थी उसमें बहुत सारे क्रिकेटर नज़र आएंगे। मतलब 60 to 70% टीम जो होती थी ना वो फिक्स होती थी। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरी की तरफ जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्प्रेरी तौर के ऊपर तो कुछ बेहतरी नज़र आएगी आपको, लेकिन उसके बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर खेलेंगे तब तो ठीक नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे वहाँ इनका झोल नज़र आएगा। और इसीलिए नज़र आएगा क्योंकि इनके अंदर वो स्किल्स हैं ही नहीं कि ये इतने सालों में क्रिकेट खेलने के बावजूद स्लो विकेटों पे जहाँ और छोटी टीमों के ख़िलाफ़ बड़े बड़े रन्स करने से बैट्समैन नहीं बनता, कोई सुपरस्टार नहीं बनता। लेकिन ये अपने आप को यही समझते हैं कि रन्स किए जाओ भले किसी के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। लेकिन उससे क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि मेरे भाई, जब आप किसी छोटी टीम के ख़िलाफ़ स्कोर करते हैं और बड़े बड़े स्कोर करते हैं, कॉन्फिडेंस तो आपका होता है गेम। लेकिन जब आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बॉल बैट पे नहीं आता, मुश्किल विकेट होती है, वहाँ आपकी स्किल्स का भांडा फूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जब तक आप बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, जब तक कि आप अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं उनको नहीं देखेंगे, तब तक आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि मैं बाबर आज़म से शुरू करता हूँ। बाबर आज़म बहुत अच्छा बैट्समैन है, किंग है, मतलब ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ जो मुझ जैसे आदमी को भी नज़र आ रही है कि जहाँ पर लेफ़्ट आर्म स्पिनर या लेग ब्रेक स्पिनर आ जाए वहाँ उसको मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे वो वाली बॉल जो उसकी टांग के पास पड़ के बाहर की तरफ निकलती है, वहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम उसको होती क्यों है? उसको इसलिए होती है कि वो रीड नहीं कर पाता है। अच्छा, वो रीड क्यों नहीं कर पाता है? वो रीड इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो जो बॉलर के जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, उनको देखना भूल गया है वो। अगर आप गौर करें उसकी क्रिकेट के ऊपर, बॉल ओवर पिच के ऊपर वो बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, बहुत अच्छे, क्योंकि उसको उसका जो ड्राइव है वो बहुत स्मूथ जाता है। जहाँ बॉल थोड़ा सा स्विंग और टर्न होना शुरू हो जाए वहाँ प्रॉब्लम बाबर आज़म का नज़र आने लगता है। वजह उसकी बॉलर्स को देख के नहीं खेलना, उसके एक्शन को, उसकी बॉल को। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में और हम बाइकआउट वगैरह इन लोगों को कॉपी किया करते थे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल बुक क्रिकेट खेला करते थे, तो उस वक्त ये बात सबको पता थी कि जो बॉलर होता है, ख़ास तौर पे इवन फास्ट बॉलर भी, लेकिन स्पिनर जो है, आप उसकी उंगलियां, हाथ की मूवमेंट देखे बगैर नहीं खेल सकते। फास्ट बॉलर को तो फिर भी चल जाओगे आप,
क्यों? क्योंकि विकेटों कभी स्विंग होगा बॉल, कभी नहीं होगा। लेकिन जो स्पिनर होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी यार कंट्री में, जहाँ पर स्पिन ट्रैक्स भी होते हैं, स्पिनर्स भी एक ज़माने में बहुत अच्छे होते थे। अब तो मुझे लगता है स्पिनर्स भी इस मुल्क से जो हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो उंगलियों को देख के, हाथ की मूवमेंट, कलाई की मूवमेंट, ये सब कुछ देख के खेला जाता था। और तभी अगर आप पुराने जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ बैट्समैनों को उठाएंगे तो उसमें आपको चंद ही नाम नज़र आएंगे जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे। उनमें एक जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, गावस्कर, और फिर अगर आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ तो वहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल से स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाला उस दौर में मिलेगा। लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए कि उस वक्त थर्ड अंपायर नहीं था। अगर थर्ड अंपायर होता तो ये ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश, ये लोग कभी भी इतना ऊपर नहीं रहते जितना ये ऊपर उस दौर में नज़र आए। वेस्ट इंडीज़ में आप कह सकते हैं कि वो लोग जो थे ना, ठीक है, वो लोग भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह थे, लेकिन उनकी जो मूवमेंट थी वो बहुत तेज़ थी, फुटवर्क उनका बहुत तेज़ हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है कि अब्दुल कादिर ने एक मैच था जो कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ आया हुआ था, और उसने उस मैच के अंदर काफ़ी सारी विकेटें ली थी। और ये वो मैच है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जिसमें सलीम मलिक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और वो वसीम अकरम को 10th विकेट की पार्टनरशिप में उसने अच्छे खासे रन्स करवा दिए थे, जिससे पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। अब्दुल कादिर की टर्न इतनी लंबी हो रही थी उस मैच में कि वेस्ट इंडीज़ को खेलना मुश्किल हो गया था। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आपके पास आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, मियांदाद, ऐसे सलीम मलिक, ये सब वो बैट्समैन थे जो स्पिनर्स को बहुत खूबसूरत खेला करते थे। तो क्या हुआ कि आपने, मतलब आपकी टीम में ऐसे बैट्समैनों ने आना छोड़ दिया, या जो बैट्समैन आप लेते हैं उन्होंने सीखना छोड़ दिया। ये बहुत गौर तलब बात है और पाकिस्तान क्रिकेट को इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए। और बाबर आज़म बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अच्छा, बाबर आज़म की तो हमने बात कर ली कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उसी में फिर रिजवान भी आ जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं देखते, वो तो बस लफाड़ते हैं। तो उनकी तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो बैट्समैनों की उस लाइन में, लिस्ट में ही नहीं है जिनमें मैं समझता हूँ कि कोई बैट्समैन होना चाहिए। मतलब अब्दुल्ला शफीक को मैं कह सकता हूँ उसमें, और 2-4 और बैट्समैन हैं जिसके अंदर, मतलब मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन जैसे सऊ शकील हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉलर को हाथ देख के खेलते हैं। और कौन है और आ जाएंगे। खैर, हम बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं शाहीन आफरीदी की तरफ। तो शाहीन आफरीदी, अब शाहीन आफरीदी को इतना एडवांटेज कि शाहीन आफरीदी वक़ार यूनुस के अंडर में भी, ठीक है, वसीम अकरम भी वहाँ घूम रहे हैं। शाहिद आफरीदी की दोस्तियों की वजह से इन सारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर, ये सब के सब इनसे मिलते जुलते हैं। लेकिन शाहीन आफरीदी क्यों नहीं अपने आप को बुमराह की तरह बना सके, ये है वो क्वेश्चन। जबकि बुमराह के अगर पीछे देखेंगे तो वो फास्ट बॉलर नज़र नहीं आएंगे जो कि पाकिस्तान में आपको शाहीन आफरीदी के पीछे वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, ये सारे बॉलर जो हैं ये आपको नज़र आएंगे कि जहाँ पर ये इनको सीखने की, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन क्या वजह है, क्यों नहीं सीख पा रहे? वजह सिर्फ़ और सिर्फ सीखने वाले के ऊपर होता है। अगर सीखने वाला सीखना चाहेगा ना तो फिर वो सीख सकेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यूनुस खान ने एक किस्सा बताया था कि उनको मुश्किल हो रही थी बैटिंग के अंदर, वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म थे और बैटिंग नहीं हो पा रही थी उनसे। तो क्या हुआ था कि उनकी जो हेल्प की थी वो ड्रेविड ने की थी, और ड्रेविड ने उनको आके एक टिप दी, जिसके बाद जो है वो खेलना शुरू हो गया और वो ज़बरदस्त खेलने लगे। थैंक यू।